अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लासेस में हमने लास्ट दो लेक्चर्स में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके कंसेप्ट्स पढ़े, इसकी डिफरेंट डिग्रीज पढ़ी। कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने उन फैक्टर्स को पढ़ा, एक्सप्लेन किया जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उनको इसको किस तरह से हम मेजर करते हैं, कौन से मेथड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम इन मेथड्स के ज़रिए से ये मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड और प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड जिसको हम बोलते हैं। थर्ड इज पॉइंटेड मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक मेथड जिसको हम बोलते हैं। पहले हम देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। ये मेथड जो है इट वाज प्रपोनेंटेड और फाउंडेड बाय मार्शल। ये मेथड जो था टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटलेट का मेथड जो है इट वाज प्रपोनेंटेड बाय मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट था उसने इसको प्रपोनेंट किया था, डेवलप किया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस मेथड इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस मेथड, इस मेथड में जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी पे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी तब्दीली आती है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके बेसिस पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। यानी इस मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेजर की जाती है जब हम टोटल एक्सपेंडिचर उस कमोडिटी पे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको कंपेयर करेंगे विद ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले एक अमाउंट पर स्पेंड करते थे एक कमोडिटी पर, एक अमाउंट हम स्पेंड करते थे एक कमोडिटी पर, फिर अगर कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई है, अब हम कितना उस पर खर्च कर रहे हैं, अब हमारा कितना उस पर एक्सपेंडिचर है, तो उन दोनों एक्सपेंडिचर लेवल्स को ये कंपेयर करके हम मेजर करते हैं कि इस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। ये टेल्स अस वेदर डिमांड इज मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और लेस इलास्टिक। एक्सपेंडिचर की तरफ देखते हुए अगर कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाती है, फिर अगर हम देखते हैं कि उस पे जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा है वो किस तरह से बिहेव करता है, इसके बेसिस पे फिर हमें पता चलता है क्या एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है और लेस इलास्टिक है। यहाँ पर तीन पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं। मोर इलास्टिक डिमांड, या तो कमोडिटी की डिमांड जो है मोर इलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो जब होगी ग्रेटर देन 1। Demand is more elastic or greater than unitary elastic when with a fall in price total expenditure on the commodity increases। एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी मीन्स व्हेन द चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस में भी उतनी ही चेंज आ रही है परसेंटेज के हिसाब से या प्रोपोर्शनेट लेवल के हिसाब से, जितनी प्राइस में चेंज आती है उतनी ही प्राइस चेंज डिमांड में भी आती है, तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये यहाँ हम देखते हैं कि मोर इलास्टिक डिमांड या तो होगी जिसको हम कहते हैं कि डिमांड विल बी मोर इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, जब ये तीन कंडीशन, ये इन दो कंडीशंस में कोई फुलफिल हो जाए। विद अ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इंक्रीज, अगर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो फिर उसके साथ साथ जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कमोडिटी पे बढ़ता है, तो उससे क्या पता चलेगा हमें कि कमोडिटी की डिमांड जो है मोर इलास्टिक है या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस डिक्रीज हुई मगर उस पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो कमोडिटी की डिमांड जो है मोर इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। विद अ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डिक्रीजेज, अब अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस डिक्रीज होती है तो उसके साथ साथ कमोडिटी की अपनी प्राइस राइज होती है। अगर कमोडिटी अपनी प्राइस राइज होती है तो हमारे उसके साथ साथ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो कमोडिटी पर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इससे भी हमें पता चलेगा कि कमोडिटी की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है, कि कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हुई तो मगर उसके साथ साथ हमारा एक्सपेंडिचर जो कमोडिटी पर था वो डिक्रीज हो गया, तो उसे पता चलेगा कि डिमांड जो है मोर इलास्टिक या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। Unitary elastic demand, when elasticity of demand is equal to 1, demand is said to be unitary elastic when total expenditure on commodity remains constant even with a fall or rise in its price। हम ये कह सकते हैं कि कमोडिटी की डिमांड जो है यूनिटरी इलास्टिक है
यूनिटरी इलास्टिक व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये उस वक्त होगा जब डिमांड जो है, डिमांड को हम कहेंगे कि वो यूनिटरी इलास्टिक है जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर एक कमोडिटी पे सेम रहता है, अगर चाहे उसकी कम प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कमोडिटी पर सेम रहता है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो हम ये कमोडिटी की जो डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है, यानी उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इज इक्वल टू 1 है। यानी डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक, डिमांड को हम कहेंगे कि ये यूनिटरी इलास्टिक है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जब कम हमारा एक्सपेंडिचर एक कमोडिटी पे सेम रहता है, इवन विद अ फॉल और राइज इन इट्स प्राइस, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए मगर हमारा एक्सपेंडिचर अगर उस पर सेम रहता है, तो हम कहेंगे कि कमोडिटी की जो डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है। लेस इलास्टिक डिमांड, less elastic demand is a situation where elasticity of demand is equal to less than 1, तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is less than unitary, or elasticity price elasticity of a commodity is less, is यानी हम कहेंगे कि एक कमोडिटी की जो डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक डिमांड, तो ये उस वक्त होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, यानी लेस इलास्टिक डिमांड। डिमांड इज लेस इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन विद अ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो फॉलोज। एक कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगी जब कमोडिटी की अपनी प्राइस फॉल हो जाती है, मगर उसके साथ साथ उस पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी गिर जाता है। कमोडिटी की प्राइस फॉल हो गई मगर उसी के साथ साथ उस कमोडिटी पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी गिर गया। विथ अ राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, अगर प्राइस राइज हो जाता है तो उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, या तो प्राइस फॉल से एक्सपेंडिचर भी फॉल हो जाएगा और प्राइस राइज से एक्सपेंडिचर भी राइज हो जाएगा, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटरी है और लेस इलास्टिक डिमांड है। ऑल दी सिचुएशंस आर एक्सप्लेन्ड थ्रू द फॉलोइंग टेबल, इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इस टेबल में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आप यहाँ पर देखिए केस 1 वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, प्राइस इज इक्वल टू 8, नाउ द प्राइस डिक्लाइन इज फ्रॉम 8 to 7, डिमांड was at the original price of 8, डिमांड was 3 kgs, जब प्राइस अब डिक्रीज हुई है फ्रॉम 8 to 7, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4। अब आप देखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 24 to 28। देखिए जब प्राइस 8 रुपीज़ थी तो हम 3 kgs खरीदते थे, तो कितना खर्चा हो रहा था हमारा 3 into 8 24, मगर जब प्राइस गिर गई फ्रॉम 8 to 7 तो हम डिमांड कर रहे हैं अब 3 से 4 kgs, तो 4 into 7 कितना हुआ 28, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है कमोडिटी पे वो बढ़ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कमोडिटी पर, तो इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1। इसी तरह से सेकंड केस अभी आप देखिए व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी और व्हेन देयर इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो ये और व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। देखिए अभी पहले प्राइस क्या था ₹6, सेकंड केस में आप देखिए क्वांटिटी डिमांड वाज 5 kgs, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 5, क्वांटिटी डिमांड इट इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6। 5 kgs हम खरीदते थे एट द प्राइस ऑफ ₹6, 5 into 6 इज इक्वल टू 30। अब प्राइस डिक्रीज हुई है फ्रॉम 6 to 5, हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है 5 to 6, 6 into 5 ये भी 30 ही है, तो ये इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी। यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड जो कॉलम है एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल, आप देखिए यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब हम थर्ड केस देखते हैं व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1 और लेस इलास्टिक डिमांड। आप यहाँ पर देख सकते हैं when the original price was ₹4, quantity demanded was 7. Now when the price falls from 4 to 3, quantity demanded increases from 7 to 8। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्या था कि हम 7 यूनिट्स परचेज कर रहे थे, 7 यूनिट्स परचेज कर रहे थे एट द प्राइस ऑफ ₹4, 7 4s are 28। अब प्राइस डिक्रीज हुई है फ्रॉम 4 to 3, अब हम 8 यूनिट्स खरीदते हैं बट एट द प्राइस ऑफ ₹3, 8 3s are 24। तो उसमें आप देखिए कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्लाइन हुआ है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, अगर हमारी प्राइस गिरने से हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है।
प्राइस गिरने से हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है, मगर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है कमोडिटी पर वो डिक्रीज हुआ है। तो इस वक्त हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। आप यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। ग्रेटर इलास्टिक डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉलोज फ्रॉम 8 to 7 kgs, इट इज डिमांड राइजेज फ्रॉम 3 to 4 kgs, बाय विच टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज फ्रॉम 24 to 28। Hence elasticity of demand is greater than unitary inversely if the price of the commodity rises from, अगर हम इन्वर्सली देखेंगे कि कमोडिटी की प्राइस राइज होती है फ्रॉम 7 to 8, इट इज एक्सपेंडिचर फॉलोज फ्रॉम 28 to 24, इट ऑल्सो सपोर्ट्स द फैक्ट दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। यही आप तीनों यहाँ पर सिचुएशंस में देख सकते हैं। अब इन तीन सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया गया है with a figure 4.8। all the three situations can be explained through the adjoining diagram। in this diagram A B C D करूँ is total expenditure करूँ, A B C D करूँ जो यहाँ पर आप देखते हैं ये total expenditure करूँ है। it has 3 segments, इसके 3 segments हैं showing 3 different levels of elasticity of demand। इसके जो 3 segments हैं, एक तो आप देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव स्लोप ये सेगमेंट है इसका, जिसका पॉजिटिव स्लोप है D to C, फिर है दूसरा सेगमेंट C to B, और थर्ड सेगमेंट है B to A। Each has 3 segments और तीनों segments different elasticities या levels of elasticity of demand दिखाते हैं। On AB portion total expenditure increases with a fall in price, therefore it has greater elastic demand। AB portion पर आप देखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता है विद अ फॉल इन प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है एक्स एक्सिस पर और प्राइस वाई एक्सिस पर। एज द प्राइस गोज डाउन आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। ए बी पोर्शन टोटल ए बी पोर्शन यानी अपर पोर्शन आप देखिए वहाँ पर आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो रहा है विद द फॉल इन प्राइस। प्राइस जो ही डिक्रीज हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। देखिए पहला प्राइस जो था वो था PO और टोटल एक्सपेंडिचर जो था POT था। अब प्राइस जब डिक्रीज हुई है फ्रॉम PO to P1, अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम POT to P1B, और ये अब लॉन्गर लाइन बन गई है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। ऑन AB पोर्शन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। AB पोर्शन पर आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है विद अ फॉल इन प्राइस, देयरफॉर इट हैज ग्रेटर इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर है। इन BC रीजन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देख रहे हैं कि वो यूनिटरी इलास्टिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स टू बी कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ प्राइस। क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सेम रहती है यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस पर। अगर प्राइसेस चेंज भी हो जाती हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो सेम रहती है। हमारा जो एक्सपेंडिचर जो वो सेम रहता है। अगर हमारा प्राइसेस अगर चेंज भी हो जाती हैं तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है कमोडिटीज पर वो सेम रहता है। तो इस वक्त आप देखते हैं कि फिर ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज इक्वल टू 1। ऑन CD सेगमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देखिए कि वो लेस देन 1 है, बिकॉज एक्सपेंडिचर फॉल्स विद अ फॉल इन इट्स प्राइस। CD सेगमेंट पर आप देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ ये जो कर्व है तो आप देखिए कि इसका स्लोप जो है पॉजिटिव स्लोप है, बट विद द फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए कि वो लेस देन 1 है, बिकॉज एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है विद द फॉल इन इट्स प्राइस। अगर प्राइस OP2 है तो एक्सपेंडिचर है P2C, मगर जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम OP2 to OP3 तो आप देखिए एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम P2C to P3T1। तो यहाँ पर आप देखिए कि P3T1 ये स्मॉलर लाइन है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है कम हो रहा है विद द फॉल इन प्राइस। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके मेथड डिफेक्ट्स क्या है। दिस मेथड डज नॉट टेल अस द एग्जैक्ट मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मगर इस मेथड के जरिए से हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट या एग्जैक्ट मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमें नहीं बताता है कि कितने परसेंट से डिमांड चेंज हुई है। अगर प्राइस एक खास परसेंट से चेंज होती है तो अगर प्राइस 10% से चेंज हो जाती है तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज हो जाएगी, ये मेथड उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं कि फ्लक्स मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, या जिसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड। दिस मेथड इज एसोसिएटेड विद द राइटर्स लाइक फ्लक्स, मार्शल एंड जॉन रॉबिन्सन।
तो ये मेथड जो है फ्लेक्स मार्शल और जॉन रॉबिन्सन जैसे इकोनॉमिस्ट्स ने इसको डेवलप किया है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस मेथड के हिसाब से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रेशियो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज आई है इसको जब हम डिवाइड करते हैं ड्यू परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमें जो वहाँ पर रेशियो निकलता है उसको हम कहते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस फॉर्मूला को इलाबोरेट करते हुए आप यहाँ पर अभी हमने ये दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टू इलाबोरेट दिस फार्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू change in demand divided by original demand multiplied by 100. Price change percentage change in price is equal to change in price divided by original price into 100. ये अभी आपको पता चलेगा, आगे हम देखते हैं इसको। 10 elasticity of demand is equal to change in demand divided by original demand divided by whole divided by change in price divided by original price multiplied by 100. 100 may be cancelled from both sides, 100 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। In other words, elasticity of demand is equal to change in quantity, delta means change, Q means quantity. Change in quantity divided by original Q, original quantity divided by whole divided by change in price. Delta means change, P means price. Change in price divided by original price is equal to change in Q divided by change in quantity divided by Q multiplied by price divided by original price is equal to change in quantity divided by change in price into price by quantity. Here we use delta for change, or it means change, Q for quantity and P for price. Suppose the price पे commodity falls from 10 to 6. देखिए अभी यहाँ पर अभी इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो फॉर एग्जाम्पल एक कमोडिटी की प्राइस जो थी वो ओरिजिनल प्राइस उसकी 10 थी और उसकी प्राइस अब चेंज हुई, डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 10 to 6, और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 20 to 30। अब चेंज हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी चेंज आई है, वो 10 है, क्योंकि ओरिजिनल डिमांड कितनी थी 20, न्यू डिमांड कितनी है 30। तो न्यू डिमांड को हम ओल्ड डिमांड माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, चेंज हुई है 10 से डिमांड, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10। चेंज इन प्राइस क्या हुआ है, ओरिजिनल प्राइस थी 10, नई प्राइस क्या है 6। तो आप देखते हैं कि प्राइस चेंज हुई है बाय 4, चेंज इन पी इज इक्वल टू -4 क्योंकि प्राइस डिक्लाइन हुआ है 4 से। पी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी है 20। अब देखिए इसी चीज को हम फॉर्मूला में रखेंगे, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, ये हमने फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था। अब इसी को आप यहां पर देखिए, जो लास्ट पे हमने लिखी थी इक्वेशन लास्ट पे, इन अदर वर्ड्स ये जो ऊपर की इक्वेशन जो थी आप इसकी लास्ट इक्वेशन देखिए जो हमने निकाला, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो है 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस क्या है -4 मल्टीप्लाइड बाय ऑल मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या है 10 डिवाइडेड बाय क्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 20। अब आप देखिए इस चीज को जब हम इसको यानी इसको वर्कआउट इसका करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट विल बी 1.25, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये हम देखते हैं कि चाहे आप इसको इस तरह से ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 is equal to 100, 20 multiplied by 4 is equal to 80, 100 divided by 80 is equal to 1.25। तो 1.25 आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी इफ देयर इज 1% चेंज इन प्राइस, quantity demanded will change by 1.25%. It should be noted that the coefficient of elasticity of demand is always negative because when price changes, demand changes in the opposite direction. तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि coefficient of elasticity of demand जो है हमेशा नेगेटिव होगा। ये इस वजह से क्योंकि जब प्राइस चेंज हो जाती है तो डिमांड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड जो है उनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसलिए हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। बट बाय कन्वेंशन वो इग्नोर नेगेटिव साइन
In order to avoid the confusion, we may add prefix symbol negative in the formula, by which result would appear as positive. मगर हम बाई कन्वेंशन बाई रूल हम यही चीज़ करते हैं कि हम इस चीज़ को इग्नोर ही करते हैं, इस नेगेटिव साइन को. इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन वी में ऐड प्रीफिक्स सिंबल नेगेटिव इन द फार्मूला. तो फार्मूला में हम ये सिंबल दिखा सकते हैं, नेगेटिव सिंबल, बाई विच रिजल्ट वुड अपियर एज बाई विच रिजल्ट वुड अपियर एज पॉजिटिव. तो इससे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है. बट इफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन द माइनस, देन सच अ प्रीफिक्स शुड नॉट बी टेकन. तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये हम इस्तेमाल करते हैं. बट इफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन इन माइनस, देन सच अ प्रीफिक्स शुड नॉट बी टेकन. तो यहाँ पर इस चीज़ की फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइनस में दिया गया तो इस तरह की जो प्रीफिक्स है इसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हमने देखा परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड में या इसी तरह से प्रोपोर्शनेट मेथड में हम देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. उसके लिए जो फार्मूला है वो यहाँ पर दिया हुआ है. यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं थ्रू परसेंटेज मेथड. और इसी के साथ हम देखते हैं कि थर्ड मेथड जो हमारा है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. दिस मेथड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ मार्शल. ये भी मार्शल ने ही डेवलप किया है, मैंने मार्शल ने भी इस पे काम किया है. दिस मेथड इज यूज्ड when we are to measure the elasticity demand at a certain point on the given downward sloping linear demand curve by using the following formula. तो ये मेथड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना चाहते हैं किसी खास पॉइंट पर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करू होती है, लीनियर डिमांड करू, उसके किसी भी खास पॉइंट पर जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना चाहते हैं तो हम ये ज्योमेट्रिक मेथड इस्तेमाल करते हैं. उसके लिए ये फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है. लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड करू डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड करू. लेट अस एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन और लीनियर डिमांड करू और लीनियर नॉन लीनियर डिमांड करू. तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी लीनियर डिमांड करू से. लीनियर एक डिमांड करू की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. डिमांड करू when demand curve is a straight line demand curve has different values of elasticity at its different points. एक straight line demand curve जो होती है उसके has different values of elasticity. यानी एक डिमांड curve जो होती है straight line और downward sloping स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करू जो होती हैं उसके जो इलास्टिसिटी होती है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है. इट कैन बी मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.9. इसको आप यहाँ पर फिगर 4.9 में देख सकते हैं. इन फिगर 4.9 ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड करू हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर. आप यहाँ पर देखिए फिगर 4.9 में कि यहाँ पर जो डिमांड करू है ए बी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करू, ये एक स्ट्रेट लाइन डिमांड करू है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर. द लाइन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच. तो डिमांड करू को डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, क्योंकि पूरी लाइन है 8 सेंटीमीटर्स की. जब हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं बराबर इक्वल 4 पार्ट्स में, तो इसके 2 सेंटीमीटर्स ईच के 4 पार्ट्स बनेंगे. एट पॉइंट पी पर आप देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 बिकॉज द लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट. एट पॉइंट पी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला में क्या देखा था हमने, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट क्या है, पी बी. एट पॉइंट पी elasticity of demand will be equal to PB is equal to lower segment divided by AP, वो है upper segment is equal to 4/4, क्योंकि lower segment की भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और अपर सेगमेंट की भी 4 सेंटीमीटर है, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ये. तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1. तो पॉइंट पी पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो होगी इक्वल टू 1. इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट पी हैपेंस टू बी द मिडल पॉइंट ऑफ द डिमांड करू वाइल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. तो आप यहाँ पर ये डायग्राम के जरिए देख सकते हैं क्लियरली कि पॉइंट पी जो है ये मिडल पॉइंट है डिमांड करू पे, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है 1 के. एट यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी. एट एनी पॉइंट टू द लेफ्ट एंड अबव द मिडल पॉइंट इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन यूनिटी. जो भी पॉइंट अब पॉइंट पी के लेफ्ट साइड पे होगा या अबव द मिडल पॉइंट ऑफ द डिमांड अबव दिस मिडल पॉइंट, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पर होगी ग्रेटर देन यूनिटी. किसी भी पॉइंट जो भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है करूँ उसके लेफ्ट साइड पे होगा, पॉइंट पी के लेफ्ट साइड पे होगा.
यानी पॉइंट पी या मिडल पॉइंट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, या जो पॉइंट पी है उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी ग्रेटर देन यूनिटी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। एट एनी पॉइंट ऑफ द राइट एंड बिलो द मिडल पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो होगा एट द राइट ऑफ द मिडल पॉइंट और द राइट ऑफ द पॉइंट पी, राइट साइड ऑफ द पॉइंट पी, या लोअर देन द मिडल पॉइंट, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी लेस देन 1 होगी और लेस देन यूनिटरी होगी। द पॉइंट बी वायर डिमांड करूँ टचेस एक्स एक्सिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0 डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो 0 होगी। पॉइंट बी पर जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट बी जहाँ पर डिमांड करूँ टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो वहाँ पर आप देखिए कि लोअर सेगमेंट 0 है। 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, किसी भी नेचुरल नंबर से, तो उसका आउटकम भी क्या होगा, ये आप देखिए कि वो 0 ही होगा। द पॉइंट ए वायर डिमांड करूँ टचेस वाई एक्सिस, और इसके बरक्स पॉइंट ए जहाँ पर आप देखते हैं कि इलास्टिसिटी ये जो डिमांड कर रही है वो टच कर रही है वाई एक्सिस को टच कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपर सेगमेंट है ए बी डिवाइडेड बाई लोअर सेगमेंट वो है 0, लोअर सेगमेंट यहाँ पर 0 है। तो जो भी नेचुरल नंबर जिसको हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो वो इट टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इन्फिनिटी होगी। व्हेन डिमांड करो इज नॉन लीनियर, when the demand curve is not a straight line but is a curved or non-linear as shown in figure 4.10। अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है नॉन लीनियर डिमांड करूँ, तो थोड़ा हम इसमें ये कुछ देख सकते हैं, ये इसमें थोड़ा कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में लीनियर डिमांड करो ही है। व्हेन द डिमांड करो इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, जब हमारे पास डिमांड करो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बट इज ए कर्व्ड और नॉन लीनियर लाइन, मगर हमारे पास अब डिमांड करो जो है वो कर्व्ड लाइन है या नॉन लीनियर लाइन है, जैसे कि 4.10 में दिया गया है। एंड वी वांट टू मेजर इलास्टिसिटी एट पॉइंट पी, तो हम मेजर करना चाहते हैं पॉइंट पी पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दैट केस वी ड्रॉ ए टेंजेंट अपॉन पॉइंट पी एंड एक्सटेंड इट टू मीट बोथ एक्सिस। तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी पर, तो फिर इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ये मीट करे बोथ एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। नाउ वी अप्लाई द सेम फार्मूला टू ईच टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर फिर इस एक्सिस, ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इससे फिर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने लीनियर डिमांड करू के लिए अप्लाई किया था। Now we apply the same formula to measure elasticity of demand। तो फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हमने लीनियर डिमांड के लिए, मगर टेंजेंट पहले हमें ड्रॉ करना है, फिर इस टेंजेंट को एक्सटेंड करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक। फिर हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से टेंजेंट जब हमने ड्रॉ किया, तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहीं से मेजर करेंगे उसी मेथड से जो हमने लीनियर डिमांड के रूप में अप्लाई किया था। जो फार्मूला वो है अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट, दस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाय ए पी। If we want to measure elasticity of demand at any other point, then a new tangent has to be drawn to know elasticity of demand। अब अगर हम किसी और पॉइंट पे elasticity of demand मेजर करना चाहते हैं, तो हमें एक नया टेंजेंट उस पॉइंट पर ड्रा करना होगा, फिर उस टेंजेंट को एक्सटेंड करना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक, फिर वहाँ से वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर किया है। दस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर्स एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड करूँ। तो आप देखते हैं कि सेम डिमांड करूँ पर डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफर होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड करूँ, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर हो जाएगा एक ही डिमांड करूँ के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड होंगे। डिफेक्ट्स, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बट व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड डिमांड आर लार्ज इट कैन नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट्स। ये मेथड सिर्फ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास स्मॉल चेंज होगी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, मगर अगर यहाँ पर हमारे पास बहुत लार्ज चेंज है प्राइस और डिमांड में, तो उस वक्त ये करेक्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा यहाँ पर, मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स विच हेल्प अस इन द मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो मेथड्स हमने आज देखे, यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 3 मेथड्स हमने पढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा फ्लक्स मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड जिसको हम बोलते हैं। थर्ड मेथड हमने पढ़ा पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड और जियोग्राफिक मेथड। तो ये टॉपिक्स कल हम
एक नया टॉपिक लेकर आपके पास आते हैं। तो तब तक के लिए आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस वीडियो को वॉच कीजिए। तो अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आपको उसको ये जो ग्रुप्स हैं स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो उसमें पोस्ट कर सकते हैं।